71 की वॉर हो गई, मुल्क दो लख्त हो गया। मुल्क दो लख्त होने के बाद एक दिन ये ऐलान हुआ कि अमृतसर में भारत सरकार एक टीवी बूस्टर लगा रही है और उस पर पहली फिल्म जुमे को मुग़ल आज़म दिखाई जाएगी। बस फिर क्या था, लाहौरी जो हैं, उस ज़माने में बड़े वाले एंटीने होते थे, उसके बगैर टीवी नहीं चलता। बिल्कुल। लाहौरी जनाब, किसी ने अफवाह फैला दी, किसी बर्तन बेचने वाले ने, कि जो सिल्वर की जो बर्तन हैं, पराते हैं जैसे या पतीलियां हैं, वो अगर किसी तरह फिट कर दी जाए उस एंटीने के साथ तो सिग्नल बूस्ट हो जाएंगे, आवाज आएंगे। लो जी, बर्तन मार्केट खाली हो गई और लोगों ने धड़ल्ले से मुग़ल आज़म देखी और उस वक्त जो है मुझ जैसे लोग चिल्लाते रह गए, किसी ने नहीं सुनी कि देखो ये भारतीय यलगार है, सकाफती यलगार है और ये हमें ज़हनी ग़ुलाम बनाना चाहता है। लोगों ने बड़े ठाठ से मुग़ल आज़म देखी, लेकिन इट वाज़ वन ऑफ थिंग। फिर VCR का ज़माना शुरू हुआ और जो वीडियो कैसेट्स थी उन पे पाबंदी लगी, इसलिए कि वो तो हराम थी भारतीय चीज़ें। तो होता ये था कि लोग VCR किराए पे लेते थे और 10-10 रुपए में भारतीय फिल्में देखी जाती थी। पुलिस ताक में रहती थी, जैसे ही उसका खबरी उसे पता करके देता था कि फलाने फ्लैट में फिल्म चल रही, वो पहुंच जाते थे। कई लोग ज़ख्मी हुए, टांगें टूटी, दीवारों से बेचारे कूद जाते थे, मुकदमे चलते थे, उन पे ज़मानतें होती थी, पुलिस की आमदनी का एक ज़रिया बन गया। ये पूरी 70s में ये सिलसिला चलता रहा। ये वैसे थोड़ा मॉडर्न ज़माने में, मेरे बचपन में मैं भी मतलब दोस्तों के घरों पे मूवी देख रहा होता, कभी छापी पढ़ते थे तो हम भी भाग जाते, लेकिन बॉलीवुड साइड नहीं थी। अच्छा, एनीवे, अच्छा उस ज़माने में छोटी मोटी आवाज़ें सुनती थी, उठती थी कि जी भारतीय फिल्में जो हैं अब रिलीज़ कर दें, अब क्या फ़ायदा जब लोग चोरी छुपे देख रहे हैं। तो उस वक्त भी कोई लोग कहते थे नहीं हमारी फिल्म इंडस्ट्री जो है उसको खतरा है और हमारी फिल्म इंडस्ट्री डूब जाएगी। कोई ये नहीं कहता कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री ने तो पता नहीं पाकिस्तानी इंडस्ट्री को डुबोया नहीं, लेकिन ज़ियाउल हक ने पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री का गला घोंटा और जब सुकूत छा गया तो वो हर साल शत्रुघ्न सिन्हा को बुलाते थे फैमिली समेत और VCR पे बैठ के शत्रुघ्न की फिल्में देखते थे। नॉर्थ कोरिया के जो डिक्टेटर साहब हैं, पूरे मुल्क में हॉलीवुड बैंड है, उनके पास सबसे बड़ी लाइब्रेरी है शायद दुनिया में। लेकिन अच्छी बात यह है कि ज़ियाउल हक़ी के ज़माने में थोड़ी जो है सिलेक्टिवली इंडियन फिल्में जो हैं, मुमताज़ महल मुझे याद है कि आनी शुरू हुई, पहली फिल्म थी नूरजहां जो सिनेमा में लगी, लेकिन वो कोई मुसलसल ट्रैफिक वाला मसला नहीं था। 90s में सुकूत रहा। अब जाके 2007 में जब पाकिस्तानी सिनेमा के रिवाइवल का हम जो सिलसिला कहते हैं, तो ये जो सनीप्लेक्स वगैरह बनने शुरू हुए, वो उसकी वजह ये थी कि हमारे यहाँ तो ख़त्म हो चुकी थी फिल्म इंडस्ट्री। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के बलबूते पे पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री ने अब पनपना शुरू किया। बिल्कुल। और फिर इस पे थोड़ी एडिशन भी है कि मतलब देखें, बिल्कुल सही है, सब लोग आजकल, सब लोग नहीं, बहुत लोग कह रहे हैं कि भारतीय फिल्मों को बैन करो, पाकिस्तानी सिनेमा में नहीं लगाएं। उनका नुकसान कम है, आपकी फिल्म इंडस्ट्री का नुकसान ज्यादा है अगर ऐसे हो गया। नहीं, अब देखें नदीम मांडवी वाला जो एट्रियम सिनेमास के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, बहुत बड़ा सिनेप्लेक्स है सदर में, कहते हैं कि 70% जो हमारी बिजनेस है वो बॉलीवुड और हॉलीवुड से आती है। अगर आपने ये बंद कर दिया तो ये बिजनेस ही फीजिबल नहीं रही, सीधी बात है। जहां तक ये केबल चैनल टीवी की अगर हम बात करें तो कुछ आपको पता है इन हाउस चैनल्स होते हैं जिस पर 24 घंटे, 10% तो बहुत ही छोटी बात, 50% छोटी बात, 24 घंटे इंडियन कंटेंट चल रहा होता है। तो कारगिल के वक्त पे यही बातें हो रही थी कि जी बैन करो। एक माह के लिए शायद ऑफ हुए थे ये चैनल्स, लेकिन फिर केबल वालों ने इतना प्रोटेस्ट किया, इसको छोड़ दो। उस वक्त था नहीं, उस वक्त इंडिया पाकिस्तान इंटरनेट, बफज़ल इंटरनेट, आप कुछ भी कर लें, आप नहीं रोक सकते। मतलब मैं गाड़ी में नहीं सुन सकूंगा, लेकिन ये है कि मैं इंटरनेट पे सुनूंगा। अच्छा, ये जो कहा जाता है ना कि जी बात करेंगे जी, आप पिछले सेगमेंट में जो मैंने कहा था कि मुग़ल आज़म अमृतसर टीवी से पहली फिल्म आई थी, एक हमारे हसन जाफर जैदी प्रोग्राम देख रहे हैं, दोस्त हैं, उन्होंने कहा पाकीज़ा पहली फिल्म थी, मुग़ल आज़म दूसरी थी जो अमृतसर से। मुग़ल आज़म से पहले तो आपने उनसे पूछा कि आपने कितनी चांदी की प्लेटें खरीदी थी उस दिन? सिल्वर की, चांदी की, क्या कह रहा हूं, सिल्वर की प्लेट, सॉरी। हाँ, ये सब उस ब्रेक में पूछते जवान थे, ये ज़रूर इन्होंने खरीदी थी। कल्चरल एक्सचेंज वगैरह और पानी और कल्चर साथ बहने चाहिए। यार व्हाट अ ट्रेजेडी
अच्छा, कि टमाटर और केला आ सकता है, हाँ, यहाँ से चावल जा सकता है। सही बात। किताब, रिसाला और अखबार ना हिंदुस्तान का पाकिस्तान बराह रास्त आ सकता है, ना पाकिस्तान का वहाँ जा सकता है। सिर्फ ट्रेड जो किताबी मेले उनमें थोड़े बहुत स्टॉल होते हैं। 65 की मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूँ। 65 की जब जंग हुई उस वक्त तक भारतीय फिल्में बड़े धड़ल्ले से आती थीं और भारतीय नगमे भी चलते थे और सुने जाते थे शौक से। लता और रफ़ी, मेरे वालिद तो सब, मेरा ख्याल है हम सबके वालिद दीवाने थे उनके उस ज़माने में। रेडियो पाकिस्तान को अचानक एक हुक्म आया जब जंग छुड़ी कि भारतीय मटेरियल, उस ज़माने में ज़ाहिर है गज़लें होती थी, जैसे फिराक गोरखपुरी की गज़ल किसी बेचारे ने अगर गा दी तो फिराक गोरखपुरी भारतीय शायर करार पाए और उन पे लग गया बैन। सही है। उस मौके पे किसी ने रेडियो पाकिस्तान में बैठे बैठे कहा कि भैया ये तो ठीक है कि फिराक गोरखपुरी भारतीय शायर हैं, उनका कलाम जो है वो हुब्बुल वतनी के तकाज़ों के मुनाफी है, लेकिन इत्तफाक से अल्लामा इकबाल, गालिब और मीर भी भारतीय शायर हैं, इसलिए कि उस ज़माने में पाकिस्तान नहीं बना था तो फिर उन्हें भी बैन कर दें। इस तरह की उस ज़माने में चीज़ें होती थी। उन्हें भारतीय शायर टेक्निकली तो नहीं कह सकते ना कौन? उस वक्त जो गालिब, और उस वक्त तो ये सगीर था ना सर, सिर्फ मतलब उनका कसूर ये है कि वो मर गए थे इसलिए, और फिराक नहीं, गोरखपुरी मतलब ये जिंदा तो थे। देखो, अब आप लोग वक्त ज़ाया कर रहे हैं। अच्छा, हाँ, नहीं, फिराक गोरखपुरी चूंकि हिंदू थे ना, जी जी, 99% लोग उन्हें मुसलमान उनका हिंदू बाहर समझते निकला हैं। है। रघुपति साहब उनका नाम था। एनीवे, निकालने की कोशिश कर। अच्छा जनाब, फिर ये हुआ कि फिल्मों पे पाबंदी लग गई, मौसीकी पे पाबंदी लग गई। फिल्मों पे पाबंदी तो बहुत अरसे तक रही, लेकिन अल्लाह जाने कि मौसीकी पे पाबंदी कब ख़त्म हुई और रेडियो पाकिस्तान से गज़लें वज़लें शुरू हुई। तो पाकिस्तान की जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है निजी चैनल्स के लिए, पैमरा, उसने एक नोटिस निकाला कि फ़ॉरेन कंटेंट यानी पाकिस्तानी या मकामी कंटेंट के अलावा जो गैर मुल्की जो मवाद नशर होता है FM चैनल्स पे या TV चैनल्स पे, वो 10% जो है जिसकी हद मुकर्रर है उस पे सख्ती से अमल किया जाए। अगर सख्ती से अमल नहीं हुआ तो 15 अक्टूबर के बाद खिलाफ वर्जी करने वाले चैनलों से सख्ती से निपटा जाएगा। और 10 में से 4% जो है गैर मुल्की है और 6% जो है वो इंडियन कंटेंट है। इंडियन कंटेंट। अच्छा, ये तो है ऑफिशियल पोजीशन। अच्छा, जाहिर है एक नॉर्मल बात है, पैमरा के जो रूल्स हैं उसमें लिखा हुआ है कि 10% फॉरेन कंटेंट से ज़्यादा आप नहीं चला सकते। इन्फोर्स नहीं होता, इन्फोर्स नहीं होता। अंदर की खबर कुछ और है। वो क्या है? अंदर की खबर, अंदर की बात, अंदर की खबर ये है, मेरी जो FM चैनल्स में मेरे कुछ दोस्त हैं उनसे जो बात हुई और उन्होंने जो चीज़ें दिखाई, उससे तो ये लगता है कि ये बिल्कुल पॉलिसी के लिए ये हाथी के दांत कुछ और हैं। हाँ। और अंदर से जो दिखाया जा रहा है, अब जो 10% कंटेंट का कज़िया है और उसके प्रैक्टिकली अंदर से ये कहा है कि 100% फ़िलहाल हुब्बुल वतनी का सबूत देते हुए आप पाकिस्तानी कंटेंट ही चलाएं। उस पर पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग एसोसिएशन जो निजी चैनल्स की तंजीम है, उसका 29 सितंबर को एक इजलास बुलाया गया है। अगर ये तीनों चीज़ें भी खोल देते तो शायद आज इतनी टेंशन ना होती। एक दूसरे के अखबार पढ़ के, रिसाले पढ़ के, किताबें पढ़ के एक दूसरे को शायद हम बेहतर समझ सकते हैं। सर मेरा मेरा सबसे बड़ा मसला, मेरा बड़ा सबसे बड़ा मसला ये है कि अब न्यूज़ हेडलाइंस में कौन से गाने लगेंगे, सवाल ये पैदा होता है। और इसी बात पे हम न्यूज़ जो है अपडेट्स में देखा जाएगा कि भाई हमारे जो है ना पटवारी दा, ये गाना मुझे याद आ रहा है, वो लगेगा। चले वो लगेगा। तो फिलहाल एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। और आपके लिए इत्तला ये है कि भारत ने इस खित्ते के सबसे मुतहर्रिक फोरम, जिसको यूरोपीय यूनियन, G8 और आसियान जो है हसद की निगाह से देखते हैं कि इतना मुतहर्रिक फोरम है, जिसका नाम है सार्क, जिसका मुकाबला सिर्फ OIC से मेरे ख्याल में किया जा सकता हाँ, है। है ना? तो वही है एग्जैक्टली। तो उसमें आने से इनकार कर दिया है। जो सार्क का 19वां सरबराही इजलास नवंबर में
पाकिस्तान में होना था, जिसके लिए पहले ये कहा गया था कि शायद भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इसमें आएंगे, मगर अब भारत ने अपने साथ साथ कहा है, भारतीय मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक, कि वो अकेले ही नहीं इस फोरम से गायब होंगे, बल्कि उनके साथ साथ भूटान भी, बांग्लादेश भी और अफगानिस्तान भी, ये भी नहीं आएंगे। छोटी मोटी आवाज़ें सुनती थी, सही बात, उठती थी कि जी भारतीय फिल्में जो हैं अब रिलीज़ कर दें, अब क्या फ़ायदा जब लोग चोरी छुपे देख रहे हैं। तो उस वक्त भी कोई लोग कहते थे नहीं हमारी फिल्म इंडस्ट्री जो है उसको खतरा है और हमारी फिल्म इंडस्ट्री डूब जाएगी। कोई ये नहीं कहता कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री ने तो पता नहीं पाकिस्तानी इंडस्ट्री को डुबोया नहीं, लेकिन ज़ियाउल हक ने पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री का गला घोंटा, और जब सुकूत छा गया तो वो हर साल शत्रुघ्न सिन्हा को बुलाते थे फैमिली समेत, और वीसीआर पे बैठ के शत्रुघ्न की फिल्में देखते थे। नॉर्थ कोरिया के जो डिक्टेटर साहब हैं, पूरे मुल्क में हॉलीवुड बैंड है, उनके पास सबसे बड़ी लाइब्रेरी है शायद दुनिया में। लेकिन अच्छी बात यह है कि ज़ियाउल हक़ी के ज़माने में थोड़ी तो जो है सिलेक्टिवली इंडियन फिल्में जो हैं, मुमताज़ महल मुझे याद है कि आनी शुरू हुई, पहली फिल्म थी नूरजहां जो सिनेमा में लगी, लेकिन वो कोई मुसलसल ट्रैफिक वाला मसला नहीं था। 90s में सुकूत रहा। अब जाके 2007 में जब पाकिस्तानी सिनेमा का रिवाइवल का हम जो सिलसिला कहते हैं, तो ये जो सनीप्लेक्स वगैरह बनने शुरू हुए, वो उसकी वजह ये थी कि हमारे यहाँ तो ख़त्म हो चुकी थी फिल्म इंडस्ट्री। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के बलबूते पे पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री ने अब पनपना शुरू किया। बिल्कुल। और फिर इस पे थोड़ी एडिशन भी है कि मतलब देखें, बिल्कुल सही है, सब लोग आजकल, सब लोग नहीं, बहुत लोग कह रहे हैं कि भारतीय फिल्मों को बैन करो, पाकिस्तानी सिनेमा में नहीं लगाएं। उनका नुकसान कम है, आपकी फिल्म इंडस्ट्री का नुकसान ज्यादा है अगर ऐसे हो गया। नहीं, अब देखें नदीम मांडवी वाला जो एट्रियम सिनेमाज के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, बहुत बड़ा सिनेप्लेक्स है सदर में, कहते हैं कि 70% जो हमारी बिजनेस है वो बॉलीवुड और हॉलीवुड से आती है। अगर आपने ये बंद कर दिया तो ये बिजनेस ही फीजिबल नहीं रही, सीधी बात है। जहां तक ये केबल करने वाले चैनलों से सख्ती से निपटा जाएगा, और 10 में से 4% जो है गैर मुल्की है और 6% जो है वो इंडियन कंटेंट है। इंडियन। अच्छा, ये तो है ऑफिशियल पोजीशन। अच्छा, जाहिर है एक नॉर्मल बात है, पैमरा के जो रूल्स हैं उसमें लिखा हुआ है कि 10% फॉरेन कंटेंट से ज़्यादा आप नहीं चला सकते। इन्फोर्स नहीं होता, इन्फोर्स नहीं होता। अंदर की खबर कुछ और है। वो क्या है? अंदर की खबर अंदर की खबर ये है, मेरी जो FM चैनल्स में मेरे कुछ दोस्त हैं, उनसे जो बात हुई और उन्होंने जो चीज़ें दिखाई, उससे तो ये लगता है कि ये बिल्कुल पॉलिसी के लिए ये हाथी के दांत कुछ और हैं। और अंदर से जो दिखाया जा रहा है, अब जो 10% कंटेंट का कज़िया है, और उसके प्रैक्टिकली अंदर से ये कहा है कि 100% फ़िलहाल हुब्बुल वतनी का सबूत देते हुए आप पाकिस्तानी कंटेंट ही चलाएं। उस पर पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग एसोसिएशन जो निजी चैनल्स की तंजीम है, उसका 29 सितंबर को एक इजलास बुलाया गया है। अगर ये तीनों चीज़ें भी खोल देते तो शायद आज इतनी टेंशन ना होती। एक दूसरे के अखबार पढ़ के, रिसाले पढ़ के, किताबें पढ़ के एक दूसरे को शायद हम बेहतर समझ सकते हैं। सर, मेरा सबसे बड़ा मसला, मेरा सबसे बड़ा मसला ये है कि अब न्यूज़ हेडलाइंस में कौन से गाने लगेंगे, सवाल ये पैदा होता है। और इसी बात पे हम न्यूज़ जो है अपडेट्स में देखा जाएगा कि भाई हमारे जो है ना पटवारी दा, ये गाना मुझे याद आ रहा है, वो लगेगा। चले वो लगेगा। तो फिलहाल एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। चैनल टीवी की अगर हम बात करें तो कुछ आपको पता है इन हाउस चैनल्स होते हैं जिस पर 24 घंटे, 10% तो बहुत ही छोटी बात, 50% छोटी बात, 24 घंटे इंडियन कंटेंट चल रहा होता है। तो कारगिल के वक्त पे यही बातें हो रही थी कि जी बैन करो। एक माह के लिए शायद ऑफ हुए थे ये चैनल्स, लेकिन फिर केबल वालों ने इतना प्रोटेस्ट किया, इसको छोड़ दो। उस वक्त था नहीं, उस वक्त इंडिया पाकिस्तान इंटरनेट, बफजले इंटरनेट, आप कुछ भी कर लें, आप नहीं रोक सकते। मतलब मैं गाड़ी में नहीं सुन सकूंगा, लेकिन ये है कि मैं इंटरनेट पे सुनूंगा। अच्छा, ये जो कहा जाता है ना कि जी बात करेंगे जी, आप पिछले सेगमेंट में जो मैंने कहा था कि मुगल आजम अमृतसर टीवी से पहली फिल्म आई थी, एक हमारे हसन जाफर जैदी प्रोग्राम देख रहे हैं, दोस्त हैं, उन्होंने कहा पाकीज़ा पहली फिल्म थी, मुगल आजम दूसरी थी जो अमृतसर से। मुगल आजम से पहले तो आपने उनसे पूछा कि आपने कितनी चांदी की प्लेटें खरीदी थी उस दिन? सिल्वर की, चांदी की, क्या कहना, सिल्वर की प्लेट, सॉरी। हाँ,
ये सब उस ब्रेक ज़माने में पूछ लेना, जवान ब्रेक थे, ये ज़रूर इन्होंने ख़रीदी थी। हाँ डेफिनेटली। कल्चरल एक्सचेंज वगैरह और पानी और कल्चर साथ बहने चाहिए। यार व्हाट अ ट्रेजेडी अच्छा, कि टमाटर और केला आ सकता है, हाँ यहाँ से चावल जा सकता है। सही बात। किताब, रिसाला और अखबार ना हिंदुस्तान का पाकिस्तान बराह रास्त आ सकता है, ना पाकिस्तान का वहाँ जा सकता है। सिर्फ ट्रेड जो किताबी मेले उनमें थोड़े बहुत स्टॉल होते हैं। 65 की मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूँ। 65 की जब जंग हुई उस वक्त तक भारतीय फिल्में बड़े धड़ल्ले से आती थीं और भारतीय नगमे भी चलते थे और सुने जाते थे शौक से। लता और रफ़ी, मेरे वालिद तो सब, मेरा ख्याल है हम सबके वालिद दीवाने थे उनके उस ज़माने में। रेडियो पर 71 की वॉर हो गई, मुल्क दो लख्त हो गया। मुल्क दो लख्त होने के बाद एक दिन ये ऐलान हुआ कि अमृतसर में भारत सरकार एक टीवी बूस्टर लगा रही है और उस पर पहली फिल्म जुमे को मुग़ल आज़म दिखाई जाएगी। बस फिर क्या था, लाहौरी जो हैं उस ज़माने में बड़े वाले एंटीने होते थे, उसके बगैर टीवी नहीं चलता था। बिल्कुल। लाहौरी जनाब, किसी ने अफवाह फैला दी किसी बर्तन बेचने वाले ने कि जो सिल्वर की जो बर्तन हैं, पराते हैं जैसे या पतीलियां हैं, वो अगर किसी तरह फिट कर दी जाए उस एंटीने के साथ तो सिग्नल बूस्ट हो जाएंगे, पास जाएंगे। लो जी, बर्तन मार्केट खाली हो गई और लोगों ने धड़ल्ले से मुग़ल आज़म देखी और उस वक्त जो है मुझ जैसे लोग चिल्लाते रह गए, किसी ने नहीं सुनी कि देखो ये भारतीय यलगार है, सकाफती यलगार है और ये हमें ज़हनी ग़ुलाम बनाना चाहता है। लोगों ने बड़े ठाठ से मुग़ल आज़म देखी, लेकिन इट वाज़ वन ऑफ थिंग। फिर VCR का ज़माना शुरू हुआ और जो वीडियो के सेट्स थी उन पे पाबंदी लगी, इसलिए कि वो तो हराम थी भारतीय चीज़ें। तो होता ये था कि लोग VCR किराए पे लेते थे और 10-10 रुपए में भारतीय फिल्में देखी जाती थी। पुलिस ताक में रहती थी, जैसे ही उसका खबरी उसे पता करके देता था कि फलाने फ्लैट में फिल्म चल रही, वो पहुंच जाते थे। कई लोग ज़ख्मी हुए, टांगें टूटी, दीवारों से बेचारे कूद जाते थे, मुकदमे चलते थे, उन पे ज़मानतें होती थी, पुलिस की आमदनी का एक ज़रिया बन गया। ये पूरी 70s में ये सिलसिला चलता रहा। ये वैसे थोड़ा मॉडर्न ज़माने में मेरे बचपन में मैं भी मतलब दोस्तों के घरों पे मूवी देख रहा था, कभी छापी पढ़ते थे तो हम भी भाग जाते, लेकिन बॉलीवुड साइड नहीं फिल्में। अच्छा एनीवे, अच्छा उस ज़माने में छोटी मोटी पाकिस्तान को अचानक एक हुक्म आया जब जंग छिड़ी कि भारतीय मटीरियल, उस ज़माने में ज़ाहिर गज़लें होती थी, जैसे फिराक गोरखपुरी की गज़ल किसी बेचारे ने अगर गा दी तो फिराक गोरखपुरी भारतीय शायर करार पाए और उन पे लग गया बैन। सही है। उस मौके पे किसी ने रेडियो पाकिस्तान में बैठे बैठे कहा कि भैया ये तो ठीक है कि फिराक गोरखपुरी भारतीय शायर हैं, उनका कलाम जो है वो हुब्बुल वतनी के तकाज़ों के मुनाफी है, लेकिन इत्तफाक से अल्लामा इकबाल, गालिब और मीर भी भारतीय शायर हैं, इसलिए कि उस ज़माने में पाकिस्तान नहीं बना था तो फिर उन्हें भी बैन कर दें। इस तरह की उस ज़माने में चीज़ें होती थी। उन्हें भारतीय शायद टेक्निकली तो नहीं कह सकते ना, कौन? उस वक्त जो गालिब, और उस वक्त तो सगीर था ना सर, सिर्फ उनका कसूर ये है कि वो मर गए थे इसलिए, और फिराक गोरखपुरी ये तो देखो अब आप लोग वक्त अच्छा नहीं, फिराक गोरखपुरी चूंकि हिंदू थे ना, जी जी, 99% लोगों ने मुसलमान, उनका हिंदू बाहर निकला है, रघुपति साहब उनका नाम था। एनीवे, निकालने की कोशिश कर। अच्छा जनाब, फिर ये हुआ कि फिल्मों पे पाबंदी लग गई, मौसीकी पे पाबंदी लग गई। फिल्मों पे पाबंदी तो बहुत अरसे तक रही, लेकिन अल्लाह जाने कि मौसीकी पे पाबंदी कब ख़त्म हुई और रेडियो पाकिस्तान से गज़लें वज़लें शुरू हुई। तो पाकिस्तान की जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है निजी चैनल्स के लिए, पैमरा, उसने एक नोटिस निकाला कि फ़ॉरेन कंटेंट यानी पाकिस्तानी या मकामी कंटेंट के अलावा जो गैर मुल्की जो मवाद नशर होता है FM चैनल्स पे या TV चैनल्स पे, वो 10% जो है जिसकी हद मुकर्रर है उस पे सख्ती से अमल किया जाए। अगर सख्ती से अमल नहीं हुआ तो 15 अक्टूबर के बाद खिलाफ